हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 2024 दिसंबर के और जून 2025 के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं। तो इसके अंदर हम आपको आज कराने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखो, ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, लेकिन जो भी आए हम यहाँ पर आज उनको देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.03 मोल पर किलोग्राम, यानी मोलल की ही बात कर रहा है। ठीक है, और ये कौन सा है यहाँ पर, देखो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया उसने। आप जनरली जब देखते हो कोई भी जगह पर तो आप क्या कहते हो कि भाई यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ पर कोई नॉर्मल आयन मिलता है आपको, जैसे कि आप NaCl वगैरह कह देते हो, ठीक है, KCl वगैरह कह देते हो। लेकिन कई बार अगर आपको कंफ्यूज करना चाहता है ना वो, तो यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स दे देता है। अब आधे लोग सोचते हैं कि यार कॉम्प्लेक्स तो डिसोसिएट होता ही नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि भाई यहाँ पर जो काउंटर आयन और ये कॉम्प्लेक्स है ये आपस में डिसोसिएट होते हैं, यानी आप इनको आयंस में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इनको पहले आयंस में तोड़ दो। ठीक है, तो देखो K3FeCN6 ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, और जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा 3K+ और साथ में FeCN6 का एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स में ऐसे करके डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखो ये आपका यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद अगर आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो आप आयनिक स्ट्रेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, I = ½ समेशन ऑफ MiZi², यही फॉर्मूला यूज करते हैं आप बिल्कुल। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर टेबल बता रखी है कि वो जो टेबल होती है जो आप आयनिक स्ट्रेंथ के लिए हमेशा पढ़ते हैं, अगर आप उसको याद रखेंगे तो भाई कभी भी आपको यहाँ पर इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा मेथड होता है, इसमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर टेबल की बात करूं तो देखो टेबल के अंदर हम यहाँ पर क्या बात करते हैं भाई, हम ये कहते हैं कि अगर आपका कोई भी सॉल्ट है वो AB टाइप का है, ठीक है, AB टाइप का सॉल्ट मतलब जिसमें AB+ है और B- है, मतलब दोनों ही यूनिवैलेंट है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर यूनिवैलेंट टाइप का सॉल्ट है अगर, तो यहाँ पर जो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो M के ही बराबर आ जाती है, यानी जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी होगी उसी के बराबर आपकी यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर ये आपका AB2 है, यानी इसमें एक जो है वो तो यूनिवैलेंट है और एक जो है आपका यहाँ पर बाईवैलेंट है। किस तरह से कि भाई A जो है वो तो +2 में है और B जो है यहाँ पर अभी भी नेगेटिव में है। भाई दो नेगेटिव में है लेकिन है तो सिंगल, B जो है वो तो एक ही नेगेटिव लेके चल रहा है ना, तो ऐसे केस में ये बन जाता है आयनिक स्ट्रेंथ आपकी 3M। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि भाई मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये चीज आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई होती है। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी कैलकुलेट करके हो रखी होती है, हम बस इसको एक टेबल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद करके जल्दी जल्दी आंसर निकल जाए वहां पर। ठीक है, इसके बाद हम कौन सी बात करते हैं भाई, AB की ही बात करते हैं, लेकिन इस जगह पर आपका जो AB है वो भी +2 में है और जो B है वो भी -2 में है, यानी यहाँ पर हम बाय और बायवैलेंट इस टाइप के अगर सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ आती है भाई वो आपकी 4M आती है। ओके, फिर लास्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, वैसे तो लास्ट नहीं है और भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी अगर इसकी बात करें तो इसके बाद आपका आता है भाई AB3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, AB3 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक क्या है आपका ट्राईवैलेंट और एक क्या है भाई आपका यूनिवैलेंट। तो ऐसे केस में जो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो 6M के बराबर आती है। चलो लास्ट वाला भी लिख लो, अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए A2B3 टाइप का, यानी एक जो है वो तो बायवैलेंट हो और एक मान लो आपका ट्राईवैलेंट हो। किस तरह से, मान लो A जो है वो तो +3 में है और जो B है वो -2 में है। ठीक है, ऐसे टाइप का अगर कुछ केस आ जाए तो इस केस में जो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ आती है वो आती है 15M के बराबर। ओके, तो भाई देखो ये टेबल आपको यहाँ पर याद हो अगर, तो आपको यहाँ पर बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आयनिक स्ट्रेंथ मेरी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इसलिए बस इस टेबल को याद कर लो, ये आपकी आयनिक स्ट्रेंथ है और ये आपका सॉल्ट का टाइप है। तो इनमें से अगर कोई भी सॉल्ट आपको दिख जाए कहीं पर भी तो आप बड़े आराम से यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा मेरा सॉल्ट है और उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, बार बार आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए अब अगर मैं बात करूं अपने इसी क्वेश्चन की, तो देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो ये किस टाइप का सॉल्ट है भाई, एक तरह का देखो ये +1 में है और ये कैसा है -3 में है, कुछ ऐसा ही है ना। तो मैंने इस सॉल्ट को अगर चेंज करके ये बोल दूं कि ये सॉल्ट मेरा कुछ A3B टाइप का है तो क्या कोई दिक्कत है? अब चाहो तो देखो A3B लिख लो या फिर चाहो तो AB3 लिख लो। ठीक है, दोनों के लिए आपकी आयनिक स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल आने वाली है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आयनिक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर गिवन है कुछ इस तरह से, देखो इस वाले में अगर A2B3 है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये A2B3 के लिए वैलिड है,
अगर यहाँ पर A3B2 लिखा होगा तो भी ये यही आयनिक स्ट्रेंथ देगा आपको। ये AB3 की जगह A3B है तो भी 6m मिलेगा। AB तो सेम ही है, AB2 की जगह A2B है तो भी 3m मिलेगा। आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो ना कि Na2O और यहाँ पर CaF2, इन दोनों की अगर बात करते हो भाई है तो ये क्या है, ये A2B टाइप का स्ट्रक्चर है और ये AB2 टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों के लिए जब आप आयनिक स्ट्रेंथ निकालोगे तो वो दोनों के लिए ही आपकी 3m ही आने वाली है। तो इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, तो वहां पर आप क्या कहते हो कि भाई फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, हमें उसमें तो जाना नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल लेना चाह रहा था। तो भाई अगर आपका यहाँ पर A3B टाइप का सॉल्ट है ये, यानी मैं इसे AB3 से ही करस्पॉन्ड कर सकता हूं, तो यानी इसका आयनिक स्ट्रेंथ की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो क्या आएगी, आयनिक स्ट्रेंथ की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 6m के बराबर। तो मैं यहाँ इसे 6m लिख देता हूं। अब देखो, अब आपका यहाँ पर आधा काम सॉल्व हो चुका है कि भाई 6m क्या है, ठीक है, ये 6m आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। ये अगर आप यहाँ से करके निकालते हैं ना तो भी देखो कैसे आता, ठीक है, मैं आपके लिए वो भी करके दिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ आया कि भाई ये कैसे हुआ। देखो आप निकालते आयनिक स्ट्रेंथ में आप क्या निकालते हैं, सबसे पहले जब आप आयनिक स्ट्रेंथ निकालोगे ना तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, जो ये कॉन्सेंट्रेशन है उसमें आपको टोटल आयन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर यहाँ पर उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको फिलहाल हटा के यही लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहां से देखो इसको हटा के ओके रुको, देखिए आपका यहाँ पर क्या है K3FeCN6, ठीक है, कुछ इस तरह से है। अब देखो जब ये डिसोसिएट हुआ होगा उससे पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी गिवन है आपको, 0.03। मान लो मैं इसे m ही कह देता हूँ, ठीक है, आपकी यहाँ पर सहूलियत के लिए मैं इसे m कह रहा हूँ। जब ये यहाँ पर 3K पॉजिटिव और मैं यहाँ पर इसे कॉम्प्लेक्स को C लिख रहा हूँ, ठीक है, ये C है क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, और C के ऊपर कैसा चार्ज है -3, तो यहाँ पर देखो ये 3m में टूटा होगा, है ना, और ये m में टूटा होगा, यानी जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ इस आयन के लिए 3m होगी और इस आयन के लिए यहाँ पर m ही रही होगी। तो जब आप यहाँ पर I के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे, I का फॉर्मूला मैंने भी क्या बताया, समेशन ऑफ, ठीक है, हाफ ब्रैकेट समेशन ऑफ MI/ZI का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है भाई आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से निकालने बैठोगे ना तो देखो निकाल के देख लो, यहाँ पर आप I को क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में, सबसे पहले आप पोटेशियम आयन देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई 3 × m, और अब Z क्या है आपका, यहाँ पर चार्ज होता है, तो देखो चार्ज कितना है +1, तो यानी मैं यहाँ पर +1 का स्क्वायर करने वाला हूँ, प्लस समेशन का मतलब प्लस, बीच में प्लस आ गया। अब आपका देखो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई m, चार्ज कितना है भाई -3, तो -3 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर देखो इक्वल करो, हाफ 3m और इंटू 1 3m ही हो जाएगा, प्लस अब देखो 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 3 + 2 9, ठीक है भाई, 3 × 2 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 9 × m 9m, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो 3 + 9 कितना हो गया 12m, तो 12m को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 6m के ही बराबर आएगा। और यही चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका सॉल्ट ऐसे डायरेक्ट दिया गया है तो आप यहाँ पर इसको बार बार मत निकालना, डायरेक्टली रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो A3B ले लो चाहे या AB3 ले लो, इन दोनों के लिए आपका 6m आएगा, करके देख लेना 6m ही आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए इस लंबे मेथड को आप अवॉइड करिए, वहां पर इस टेबल को आप एक बार बस याद रख लीजिए, इस टेबल से आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें भाई आपको जरूरत पड़ जाती है, मान लो कोई अब आपको बाय और ट्राई की जगह बाय और बाय में कुछ अलग तरह का कुछ दे दे, ठीक है, तो इस टाइप में आपको कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ जाता है, लेकिन जनरल में आपसे जो है ये 4-5 तरह के जो पूछे जाते हैं उसी से पूछेगा, आपको वहीं से में आंसर निकालना है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ की, तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है भाई 6m, तो 6 × m कितना है भाई 0.03, यानी ये आंसर आ गया भाई 0.18, ओके। तो आयनिक स्ट्रेंथ आपकी कुछ ये आ गई। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए देखो इतना टाइम लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पेपर में बैठता तो कैसे करता भाई, आई मुझे पता है 6m है, 6 × 0.03 करता 0.18 और ऑप्शन बी को मैं मार के आगे बढ़ जाता। तो गिनती का सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, वरना इसको आप 10 सेकंड में बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये है,
देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, नर्स्ट इक्वेशन से है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, आपको एनोड की एक रिएक्शन दी है, कैथोड की इक्वेशन दी है, आपको ईएमएफ के लिए दोनों की ई नॉट की वैल्यूज दे दी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है भाई आपको, अच्छा ईएमएफ ही पूछ रहा है, ठीक है, ई नॉट के लिए आपको वैल्यूज दी है। अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एनोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, देखो जिंक दिया ना आपको एनोड की साइड पे, तो यानी आपका जो जिंक होगा वो यहाँ पर क्या होगा, जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। सही पे अगर आप वहां पर कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो कैथोड में आपको देखो क्या दिया गया है भाई, Ag+ जो है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हो रहा है। अब समस्या यह है कि सर यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है लेकिन यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन मेरी बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरह से। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें बची, यहां पर देखो आपके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर देखो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, प्लस 2Ag+, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में आपका। इधर क्या बचेगा भाई, 2Ag, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, और साथ में जिंक 2+। तो भाई देखो जब आप नर्स्ट इक्वेशन देखते हो एट 298 केल्विन, बात करता हूं अगर मैं एट 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस पे आप लिखते हो भाई ई सेल जो होता है आपका वो बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यही होती है आपकी क्या, नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ई सेल निकालने का हमारे पास सारा बंदोबस्त हो चुका है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता चल गया भाई 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मुझे यहां से पता चल गए हैं कि 2 है, समझ आ गई बात, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई नॉट अभी भी बच रहा है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या है, देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में हमेशा आप क्या लेते हो, आयंस, तो ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर Ag+ की दी है 0.1 और जिंक 2 पॉजिटिव की जो दी गई है वो 0.5 मोलर्स है, ठीक है। तो वैल्यूज आपको यहाँ पर ऑलरेडी दोनों की दे दी है, एन पता है आपको, ई नॉट सेल निकालना मेरा काम रह गया है, तो चलिए ई नॉट सेल को निकाल लेते हैं। तो देखो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ठीक है, मैं यहां निकाल देता हूं। तो ई नॉट सेल के लिए आप करते हो ई कैथोड, ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही करते हो। तो यहां पर देखो कैथोड पे क्या है Ag, तो Ag की वैल्यू कितनी दी है भाई 0.80 वोल्ट, ठीक है। देख लेना पहले कि आपको रिडक्शन में ही वैल्यूज दी हैं, तो देखो ये रिडक्शन में ही है क्योंकि रॉड क्या है आपकी राइट साइड में और इधर भी आपकी रॉड राइट साइड में, मतलब दोनों ही रिडक्शन की वैल्यूज हैं, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको 0.80 में से माइनस करना है -0.76, और काफी बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि भाई यहाँ पर माइनस का साइन देखेंगे और इस माइनस को आगे लगाना ही भूल जाते हैं, वो डायरेक्ट 0.8 माइनस 0.76 करेंगे, और आधे लोग यहाँ गलत होंगे। इसलिए देखो उसने ऑप्शन भी देखो ऐसे ही बनाया 0.04 वाले, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा ऑप्शन बनाया भी है उसने। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.56 वोल्ट। ओके, अब देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं, देखो 1.56 वोल्ट आपकी क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू है। तो जब आप ई सेल निकालोगे तो मेरी बात समझना, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.56 रख दिया आपने, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लॉग जो प्रोडक्ट में आपकी जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जिंक 2+ कितना है 0.5 मोलर, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं पहले जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन, और इसका स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना, नीचे स्क्वायर मत लगाना भूलना क्योंकि यहां पर 2 दिया है आपको, ये 2 की वजह से नीचे स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात समझना, अभी मैं फिलहाल भूल रहा हूं ये कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कुछ भी गिवन है, मान ले हम ये कह रहे हैं भाई जो 1.56 वोल्ट है, ठीक है, 1.56 वोल्ट है, इसमें से कोई चीज कम हो रही है, ठीक है, कुछ भी चीज कम हो रही है, तो क्या ये इतनी कम हो जाएगी क्या कि वैल्यू जो है 0.04 या 0.05 तक पहुंच जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, ये 0.05 और 0.04 ही पहुंच जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे साफ दिख रहा है कि बी और ए तो मैं डायरेक्टली यहां से हटा सकता हूं, वो पता किसके लिए दिया था, अगर वो डायरेक्ट माइनस करते ना तो उन लोगों के लिए दिया था ये, तो ये तो आपको देखते ही पता लग गया कि इसको काटना है मुझे। अब देखो, अब मुझे ये भी समझ आ रहा है यहां पर, ठीक है, यहां से मुझे एक बात ये भी समझ आ रही है कि जो जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी यहां पर कुछ वैल्यू दी है 0.5, और Ag+ की भी वैल्यू 0.1 है, मतलब ये सेम वैल्यूज नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सेम वैल्यूज तो नहीं है ना,
तो मतलब अगर ये सेम वैल्यूज नहीं है तो ये log 1 कभी हो ही नहीं सकता, और अगर ये log 1 नहीं हो सकता तो यानी यहां पर 1.56 तो मेरी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो आप ऑप्शन सी को भी डायरेक्ट एलिमिनेट करके ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। समझ आ गई बात। अब चाहो तो यहाँ पर सारी वैल्यूज रख के देख लेना, आपको अगर मन कर रहा हो कि नहीं सर मैं तो सारी वैल्यूज रख के ही पूरा सॉल्व करके मानूंगा, तो भाई आप चाहो तो सारी वैल्यूज रख के देख लो। ठीक है, नीचे आप यहाँ 2 लिखोगे log, ऊपर 0.5 मोलर, नीचे आप लिखोगे 0.1 मोलर और इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्स आंसर आपका 1.51 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, आंसर आपका 1.51 वोल्ट ही आने वाला है। पर मैं आपको लॉजिकल अप्रोच बताना चाह रहा हूं कि आप यहां पर किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए, इन दोनों के बीच में मेरी बात समझना भाई, ई नॉट सेल के अंदर से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो पहली बात है कि ई नॉट के ही बराबर तो वैल्यू नहीं आ सकती। ये वैल्यू ई नॉट सेल की और ई सेल की वैल्यू कब बराबर आती है, जब आपकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मान लो अगर यहां पर पी और आर दोनों यहां पर 1 हो जाते, पी बाई आर की वैल्यू 1 आ जाती दोनों डिवाइड करके, तो ये log 1 होकर 0 बन जाती पूरी टर्म, तब आपका ई सेल और ई नॉट सेल बराबर होता। पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना भाई, यहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो भी करोगे कुछ तो वैल्यू आएंगी ना, उसकी वजह से आप कह सकते हो कि कुछ भी होगा माइनस ही होने वाला है, तो 1.56 के इक्वल तो कभी नहीं आएगी वैल्यू। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बताओ यार क्या पूछा है इसमें, इजी सा क्वेश्चन है ना। तो इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपका जो है दिसंबर 2024 में 2 ही क्वेश्चन आए थे, वो आपके मैंने दोनों ही करा दिए। अब जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये जून 2025 के हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पर सर्किट और इस चीजों को दे दिया गया है, तो थोड़ा सा ना बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई सर क्या पूछ लिया ये क्वेश्चन। बताऊं मैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझना मेरे साथ बात। मान लो, ठीक है, मान लो आप यहाँ पर चल रहे हो हाईवे पे, समझ लो हाईवे पे आप चल रहे हो गाड़ी लेके, ये आपकी मान लो गाड़ी है, ये कुछ भी गाड़ी बना दी। अब आपके यहाँ 2 रास्ते हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें बहुत सारा ट्रैफिक लग रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बहुत सारा ट्रैफिक है, इस जगह पर ट्रैफिक है, लेकिन ये रोड है, ठीक है, एक रोड है जहां पर बहुत सारा ट्रैफिक है, और नीचे मान लो इस वाले रास्ते से एक टनल जा रही है जो कि बिल्कुल खाली है। मान लो मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूं, एक टनल है और एक जगह पर रोड है जहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहली चॉइस क्या रखेंगे भाई, आपको जाना हो अगर कहीं पे, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर मैं तो यहाँ टनल के रास्ते से जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, मुझे ट्रैफिक में खड़े होने की जरूरत ही क्यों है भाई, मैं क्यों खड़ा होऊंगा ट्रैफिक में। तो आप सीधा सीधा कहोगे भाई मैं तो टनल की तरफ से जाऊंगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई जो टनल है ये भले ही आपको जल्दी तो पहुंचा रही है, लेकिन इस टनल के अंदर इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतने कीले लगी हुई हैं, या फिर यहाँ पर इतनी रुकावटें हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी नुकीली नुकीली कीले हैं। अब क्या अगर आप क्या यहाँ पर गाड़ी को पंचर कराओगे, आपको पहले ही पता चल गया मान लो कि आप नहीं जा सकते इस टनल से, ये टनल जो है थोड़ी रिस्की है, तो क्या आप यहाँ से जाना पसंद करोगे? आप कहोगे यार कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं ट्रैफिक में खड़े होकर चला जाऊंगा, मेरी गाड़ी तो सेफ रहेगी एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात है, यही कहोगे ना। सेम उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यहां पर देखो उसने क्या करा, एक सर्किट बना के दे दिया। अब आपको दोनों को एक सर्किट बनाकर दे दिया है। एक तरफ यहां पर कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो मेरी इनफाइनाइट पे टेंड कर रही है, और एक तरफ जो मेरी रेजिस्टेंस है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है। और देखो ये जो है ना ऊपर, आधे लोगों को ये लग रहा होगा बैटरी दी है, भाई ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, शायद स्पेलिंग वगैरह गलत हो गए हो तो कैपेसिटर है, ठीक है, मतलब लिख लेना आप यहाँ, ये दोनों जो दिए हैं यहाँ पर कैपेसिटर्स है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दी है कितनी, इनफाइनाइट, और यहाँ रेजिस्टेंस दी है 0 की तरफ जा रही है। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो कि भाई टनल में बहुत सारी कीलें हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसलिए इनफाइनाइट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जाएगा तो इतनी रेजिस्टेंस है, आप जैसे कि जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है, जो आपको अपोज करती है फ्लो करने में इलेक्ट्रॉन के, है ना। आयन को अगर फ्लो करने में रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो आप कहते हो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है जी, मूवमेंट करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से आया, ये यहां से नीचे गया, इस वाले पाथ से गया अगर, तो यहां इतनी रेजिस्टेंस है कि वो यहां पर जाना पसंद ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा भाई, ऊपर की तरफ जाना पसंद करेगा। और जैसे ही वो ऊपर कैपेसिटर की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो कैपेसिटर इसकी तरफ जाएगा, तो कैपेसिटर की जो आपकी यहां पर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को होल्ड करने की कोशिश करता है, सरफेस के ऊपर चार्ज को होल्ड करने का काम करता है कैपेसिटर। तो जैसे ही ऊपर जाएगा, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और जब ऐसा होगा तो
तो आप यहां पर कहोगे कि जो मेरा चार्ज है वो एक ही तरफ एक्यूमुलेट हो चुका है, यानी एक ही तरफ इकट्ठा हो चुका है। और जब ऐसा केस आता है तो आप कहते हो कि एक तरफ का मेरा डाइपोल बढ़ चुका है, और ऐसे केस में आपकी जो है पोलराइज हो जाती है कोई भी चीज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कहीं पर भी। तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे कि ये मेरा पक्का पोलराइजेबल होगा ही होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आपने यहां देखा कि भाई नीचे वाला रास्ता जो है यहां पर रेजिस्टेंस इतनी हाई है कि इलेक्ट्रॉन यहां से तो जा ही नहीं पाएगा, तो यहां से जाने का बात ही नहीं बनती। वो क्या करेगा, ऊपर से जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना स्टार्ट होगा एक जगह पर, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से यहां पर क्या होगा, एक तरफ चार्ज इकट्ठा होने की वजह से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और आप कहोगे कि यहां पर जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसी टाइप में आपको क्या दिखता है कि आइडियल पोलराइजेबल सिस्टम दिखाई देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यानी मेरा जो ए है, ठीक है, ये ए जो है मेरा वो आइडियली पोलराइजेबल होगा। तो देखो यहां पर पहले तो ऑप्शन देख लो, क्या ए मेरा नॉन आइडियल है? तो भाई ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि ए तो आइडियल है, ठीक है, और यहां पर कह रहा है दोनों में नॉन आइडियल, तो भाई देखो बी और डी तो आपने यहां से कैंसिल कर दिए। अब मेरे ख्याल से आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहां पर दूसरे में क्या होने वाला है। दूसरे में समझो, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, अब आप कह रहे हो कि नहीं जी टनल में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी फुल स्पीड में गाड़ी लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ट्रैफिक में खड़ा होना पसंद करोगे? यहां पर ट्रैफिक में खड़ा होना आपकी मजबूरी थी क्योंकि टनल की दिक्कत थी, टनल में आप गाड़ी फंसाना नहीं चाहते थे, तो आप ऊपर गए, ट्रैफिक में खड़े हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। जब ट्रैफिक में खड़े हो गए तो जाम लग जाता है, थोड़ा दिक्कत होती है ना, सेम तरह से यहां हो गया। लेकिन अब ऊपर जाम में आप क्यों जाना चाहोगे जब नीचे टनल बिल्कुल खुला हुआ है, आप खुले सांड की तरह गाड़ी दौड़ाओ, 100 की स्पीड पे दौड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी यहां से जाना पसंद नहीं करेगा, वो बिल्कुल नीचे से निकलेगा, और इसी को आप यहां पर कहते हैं टनलिंग प्रोसेस, ठीक है। और टनलिंग यहां पर एक्चुअली में रिएक्शन के थ्रू होती है, ठीक है। यहां पर जो है आपका ये जो, वैसे इसको अगर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो यहां पर आपका फेरेडिक चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। इस जगह पर आपका रेजिस्टेंस क्योंकि 0 के बराबर ही है, टेंड्स टू 0 है, तो यहां पर क्या रेजिस्टेंस है नहीं, यहां से मूवमेंट करना आसान है, तो यहां पर रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, टनलिंग के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और इस टनलिंग की वजह से यहां पर बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, कोई चार्ज एक्यूमुलेशन हो ही नहीं रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन जब यहां से बिल्कुल आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, यहां तो खट्टा हो रहा था, यहां तो खट्टा हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं खट्टा हो रहा। जब यहां खट्टा ही नहीं हो रहा है तो भाई यहां पर क्यों कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, और एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो यहां पर पोल डिफरेंस नहीं बनेंगे, और डिफरेंस नहीं बनेंगे तो ये पोलराइजेबल नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको कहूंगा नॉन पोलराइजेबल। समझ आई बात? तो ये आपका नॉन पोलराइजेबल होगा आइडियली, और ये आपका पोलराइजेबल होगा आइडियली। तो ये बात हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। अगर कभी आगे आपसे पूछ लिया जाए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास मुश्किल नहीं था। तो दोनों सेम तो होने से रहे, देखो कभी अकल लगाओ, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं भाई? एक में रेजिस्टेंस अगर अलग है, एक दूसरे में अलग है, तो क्या हो सकता है कि दोनों वो सेम चीज हो सकती है? ये दोनों को तो आप देखते भी काट सकते हो कि आइडियली दोनों ही सेम नहीं हो सकते कभी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए तो आइडियली पोलराइजेबल है और बी जो है आइडियली नॉन पोलराइजेबल होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई इस क्वेश्चन में? देखो देखने में पता नहीं क्या लग रहा था, क्या पूछ लिया सर, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना सा। अगर इसको आइडिया लेके चलोगे ना गाड़ी को, ट्रैफिक टनल, फुल स्पीड में कब जाओगे? जब टनल खुला हो, ठीक है, आराम से निकाल लोगे गाड़ी, तो रेजिस्टेंस 0 मतलब अगर इनफाइनाइट हो, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस भरी भी हो, भाई क्यों जाओगे यहाँ से? वो सीधी सीधी बात है भाई, वो तो रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं करेगा, वो सोचेगा भाई कोई बात नहीं, मैं ऊपर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और कैपेसिटर्स यही करते हैं ना कि अपने सरफेस पे कितनी कैपेसिटी तक इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को रोक कर रखते हैं, उसी चीज को तो कैपेसिटेंस बोलते हैं किसी चीज की। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो यही क्वेश्चन था, वो लास्ट वाला जो थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी तो आपके भी हलवे क्वेश्चन है, ये आपने कई बार करे हुए भी होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हैं आपको ए और बी सॉल्यूशन के लिए, एप्सिलम और 2 एप्सिलम। उसने कहा एक टेम्परेचर टी है, उस पे आप मुझे ये बता दो ए और बी का स्क्रीनिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर स्क्रीनिंग लेंथ की बात करूं तो स्क्रीनिंग लेंथ के इनवर्स इसके आप लिखते हो, इसे आप क्या लिखते हो भाई, अंडर रूट ऑफ एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम आर के टी डिवाइड बाय 2e स्क्वायर एन ए इंटू आई। यही होती है आपकी यहाँ पर, यही फॉर्मूला होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि भाई देखो ये जो ई नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर वैक्यूम में परमिटिविटी की बात करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, 2e स्क्वायर एन ए भी कांस्टेंट है, यहाँ पर एप्सिलम ये केबी भी कांस्टेंट है, एप्सिलम टी और आई इन पर ही डिपेंड करती है आपकी जो भी स्क्रीनिंग लेंथ होती है ना। यानी ये डिपेंड करती है किस पे, एक तो आपका
एप्सिलम पे यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, एक होती है ये आपकी टेम्परेचर पे, और एक होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ के देखो, आयनिक स्ट्रेंथ में भी यहाँ पर केस आ जाता है कई बार, क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ खुद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो खुद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए कई बार हम इसको डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? तो बस यहाँ पर देखो एप्सिलम का ही डिफरेंस दिया था, तो बस बाकी सब चीजों को हटा दो। आपको यहाँ क्या करना है भाई, के इनवर्स ए बाय के इनवर्स बी, इसका रेशियो लेना है। तो बस कुछ मत करो, अंडर रूट ए के लिए क्या दिया भाई, एप्सिलम आर ई दिया है, यानी एप्सिलम ही दिया है, और बी के लिए कितना दिया भाई, 2 एप्सिलम। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ से रेशियो निकाल सकता हूँ, बस यहाँ से डायरेक्टली रेशियो निकल जाएगा। बताओ, ई एप्सिलम से एप्सिलम कट गया, यहाँ बच गया 1/√2, और आपका यहाँ से आंसर सॉल्व हो गया। तो 1/√2 आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, पूरा आपको ये फॉर्मूले के साथ काट पीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, उसमें काटा पीटी करोगे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। तो जब मुझे पता है एप्सिलम आर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बस डायरेक्ट उसके ही रेशियो के साथ रख दो, क्योंकि ऊपर एप्सिलम इसलिए ऊपर एप्सिलम/2 एप्सिलम लिखा है। अगर ये नीचे आई के ऊपर डिपेंड कर रहा होता तो ये ऊपर नीचे हो जाता। ठीक है, यानी I2/A1 होता। फिर समझ आ गई बात? अगर आपको इजी लगता है ऐसे करना तो ऐसे कर लीजिए, नहीं ऐसा इजी लगता है तो आप दूसरी तरह से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहां पर क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Bi2S3 यहां पर बोल रहा है कि 25 डिग्री पे इतनी है, सॉल्युबिलिटी दे दी उसने। अब वो कह रहा है कि E0 जो है Bi3+ से Bi की वो ये है, उसने वैल्यू ऑफ E0 पूछी है 25 डिग्री सेल्सियस पे किसके बराबर होगी, किसके क्लोज होगी, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो बताइए भाई यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में कुछ करना है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो पूछा क्या है, E0 निकालना है इस सॉल्ट का। ठीक है, E0 निकालना है सॉल्ट का, और जब भी आपको यहाँ पर सॉल्ट के बारे में कुछ भी बात आ जाती है, यहाँ पर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की बात आती है, तो मैंने आपको यहाँ पर तरीका सिखाया है कैसे करना है कि E0 जो होता है आपका सेल का, वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका E0 ऑफ सॉल्ट के माइनस E0 ऑफ जो भी आपको मेटल गिवन है, ठीक है, Mn+ से M, ठीक है, इसके बराबर होता है। बस इतना अगर आपको पता है तो पहला स्टेज आपका पार हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधे लोग यहाँ पे ही फंसने वाले हैं, वो पहले तो यही देखेंगे रिएक्शन कैसे होने वाली है यहाँ पर। और ये याद रखना E0 सेल आपका यहाँ पर नेगेटिव ही आता है, क्यों, क्योंकि आपका E0 सॉल्ट की वैल्यू थोड़ी कम होती है और यहाँ पर जो मेटल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। आई बात समझ में? इसलिए E0 सेल आपका जनरली नेगेटिव में ही आता है। अब देखो यहाँ पर अब मैं बात करूं, अगर KSP के साथ आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी दी है, तो सॉल्युबिलिटी के साथ आपका रिलेशन क्या होता है, आप यहाँ पर कहते हो log KSP आपका बराबर होता है किसके, E0 सेल मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 0.0591, और ये कब होता है, जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। और देखो उसने 25 डिग्री दिया है, इसका मतलब उसने एट 298 केल्विन ही बात करी हुई है। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ से E0 सेल आप यहाँ पर निकाल लोगे, ठीक है, E0 सेल निकाल लोगे, और नहीं तो और क्या कर सकते हो पता है, आप यहाँ पर करो log KSP मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.0591 से और डिवाइड कर दो इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका E0 सॉल्ट माइनस E0 मेटल, ठीक है, जो कि दिया है Bi3+ से Bi का, ठीक है, ये दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे और उसमें ऐड कर दोगे E0 ऑफ Bi3+ से Bi, तो यहाँ पर आपको E0 ऑफ सॉल्ट की वैल्यू दिखाई दे देगी। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, log KSP मल्टीप्लाई विद 0.0591 डिवाइड बाय n, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूं मैं, और प्लस कर दो यहाँ पर E0 ऑफ Bi, ठीक है, Bi यहाँ पर कितना दिया है, Bi के लिए E0 0.226, ये आपको यूज करना है। और आपका यहाँ से E0 ऑफ सॉल्ट नहीं, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, E0 ऑफ, देखो ये पूछा क्या है, ये तो ये आ जाएगा आपका Bi2S3 से Bi(S2-), ठीक है भाई, ये यहाँ से आ जाएगा। मैंने पूरा डिराइव कर दिया है किस तरह से आएगा।
अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से कितने आएंगे, देख लो, वो भी देख लो हाथ के हाथ। यहां पर बिस्मथ 3+ से बिस्मथ में जा रहा है, ठीक है, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे यहाँ पर, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन लगे होंगे ना, सीधी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ होगा तो बिस्मथ 3+ से बिस्मथ में चला गया होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई, 3 हो रहे होंगे। समझ आ गई बात। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में आगे बात करूं अगर मैं, तो आप क्या कहोगे, अच्छा सॉरी रुकिए, ये तो उसने 3 के हिसाब से दिया है ना, लेकिन अब यहां पर हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर रिएक्शन क्या हो गई, देखो Bi2S3 यहां पर क्या होगा, रिड्यूस होकर 2Bi में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली में देखो यहां पर क्या होता है, इस तरह से होता है, Bi2S3 से आपका ये Bi3+ प्लस 3S2-, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हो आप, दोनों तरफ Bi से ऐड कर देते हो, जो भी आपको मेटल की रॉड दी होती है ना, इनसे ऐड कर देते हो, और यहां से अब कंपेयर किया जाता है, ठीक है। यही तरीका होता है यहाँ पर, जो ये सॉल्ट माइनस से आया ना मेटल, ये भी इस तरह से आया है। ये कैसे आया वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले आप क्या कह रहे हो, ये देखो ये मेटल जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो है ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है, यानी रिडक्शन हुआ है इसका। तो देखो ये क्या है, आपका सॉल्ट है ना, और सॉल्ट रिडक्शन करके यहाँ पर Bi में कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए आप आगे E0 सॉल्ट लिखते हो, क्योंकि आप कैथोड पे क्या कहते हो, रिडक्शन होती है, और रिडक्शन यहाँ पर सॉल्ट की हो रही है, इसलिए आपका E0 कैथोड यानी E0 सॉल्ट आगे आता है। और यहाँ पर मेटल जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है यहाँ पर, इसलिए एनोड आपका यहाँ पर पीछे आता है। अब देखो क्यों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्यों रिएक्शन लिखने की जरूरत पड़ रही है, 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख सकते वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर Bi जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक Bi होता तब होता, लेकिन यहां पर कितने Bi इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 Bi इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो 6 आने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज की गलती मत करना कि भाई वहां पर देखा 3 आ रहा है तो चलिए 3 के हिसाब से लगा देंगे, यहां पर जो Bi के लिए इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो 6 होने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ओके। अब चलिए आपने यहाँ पर 2 चीजें निकाल ली, ठीक है, एक रिलेशन तो यहां से निकल गया E0 सेल का, इसके बेसिस पे आपने ये बना दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, log KSP की वैल्यू निकालनी है, बस सिर्फ log KSP की वैल्यू निकालनी रह गई है। सॉल्युबिलिटी उसने दे दी है, log KSP की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। हम ये जानते हैं कि जो KSP होता है वो होता है x की पावर x, y की पावर y, सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस y, ठीक है, इसके बराबर होता है। यानी अगर मैं यहां पर देखूं रिएक्शन में, तो अब रिएक्शन में क्या बोलोगे जी, Bi2S3 जो है वो यहाँ पर 2Bi3+ और 3S2- में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसको मैं यहाँ पर x बोल रहा हूँ, और जो ये 3 है इसको यहाँ y बोला जा रहा है, तो यानी KSP आपकी किसके बराबर आ जाएगी, KSP आपके बराबर आ जाएगी 2 की पावर 2 यानी x की पावर x, फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में, और सॉल्युबिलिटी की पावर 2 + 3, देखो 4 × 27, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 108, सॉल्युबिलिटी की पावर 5, और देखो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उसने यहाँ पर 1.4 × 10⁻⁻20 दे रखा है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1.4 × 10⁻⁻20 की पावर 5। जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका KSP जो आएगा वो आ जाएगा, देख लो 108, ठीक है, 108 को जब आप इससे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5.8 × 10⁻⁻98, 10⁻⁻98, ठीक है, इसके आसपास ही वैल्यू आनी चाहिए जो आपकी KSP की है, ओके। तो 5.8 × 10⁻⁻98 मोलर आपकी यहां से, मतलब यहां पर वैल्यू आ जाएगी KSP की। KSP निकल गया, अब आपको यहां पर log KSP की वैल्यू तो रखनी है, तो यहां पर क्या लिखोगे भाई, log KSP की कितनी वैल्यू है 5.8 × 10⁻⁻98, ठीक है, log KSP हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 0.0591 से, डिवाइड कर दो 6 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और इसमें ऐड कर दो 0.0226, और यहां से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो अप्रॉक्स आने वाली है -0.73 के आसपास, ठीक है,
ये वैल्यू आ जाएगी -0.73 के आसपास, और यही आपका E0 होगा भाई सॉल्ट के लिए। ठीक है, अब देखो इससे ज़्यादा शॉर्ट में आपको नहीं बताया जा सकता कि E0 ऑफ सॉल्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो देख लो, इस क्वेश्चन में आपको मैंने सारा तरीका बता दिया है पूरे क्वेश्चन में किस तरह से खोलना था इस क्वेश्चन को। थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको देखने में, लेकिन लेंथी है नहीं। जब इसको आप फटाफट करोगे ना, इतना लेंथी नहीं होगा। बस E0 सेल का पता होना चाहिए। E0 सेल यहां से निकाल लोगे, फिर E0 सेल पहले या तो आप E0 सेल निकाल लो, और E0 सेल को E0 सॉल्ट माइनस यहाँ पर मेटल रखना, मेटल वाली वैल्यू को आगे ऐड कर देना, E0 सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया पूरा कि किस तरह से आया है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो यहीं तक थे। हमने यहाँ पर जून के पेपर के भी क्वेश्चन कर लिए और दिसंबर के 2024 के पेपर के भी क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पेपर देखने 2011 जून से लेकर लेटेस्ट पेपर तक के, तो आप यहाँ पर हमारे नीचे मेंबरशिप दी गई है, ज्वाइन पे आप बटन पे क्लिक करिएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको यहाँ पर सारे PYQs जो है वहां पर मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर हमारी वीडियोस खत्म होती है, हम यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।